नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शेषावर्त तक यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगला राजनीतिक कदम किस दिशा में उठाने वाले हैं, इसको लेकर के महज 2 दिनों के भीतर आपके सामने सारी तस्वीरें, कमोबेश सारी तस्वीरें साफ हो जाएगी। 48 घंटे यानी 2 दिनों के भीतर भीतर आपको पता चल जाएगा कि अब नीतीश कुमार के एजेंडे के में भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना है, नरेंद्र मोदी की सरकार को ढोते रहना है, या फिर उस इंडिया गठबंधन के साथ जाना है जिसको बहुत ही शिद्दत से नीतीश कुमार ने बनाया और तलाशा था। क्या करेंगे नीतीश कुमार, ये इस बात को जानने के लिए इसकी पहली और सबसे बड़ी परख करने के लिए महज 2 दिनों का समय दीजिए और इन 2 दिनों का समय में देखते रहिए अब क्या कुछ होता है बिहार की राजनीति में। 3 बड़े संकेत का सीधा सीधा जवाब आप सबको मिल जाएगा कि आखिरकार नीतीश कुमार का अगला राजनीतिक कदम किस दिशा में बढ़ने वाला है। आप सभी को पता है कि नीतीश कुमार पिछले कुछ दिनों से एकदम चुपचाप हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। पहले खबर ये आ रही थी कि वो अमेरिका के दौरे पे बीच में जा सकते हैं, लेकिन ये खबर जो है एक पूरी अफवाह निकली। वो कहीं भी नहीं जा रहे हैं, वो बिहार में ही जमे हुए, बिहार के पटना में ही जमे हुए हैं और बिहार में जमे रह करके अपनी भूजा पार्टी के साथ सार्वजनिक तौर पर दिखना बंद करते हुए, और इन सब से आगे निकल करके बात करें तो ब्यूरोक्रेसी के भीतर भी, खास करके मुख्यमंत्री के आसपास वाले ब्यूरोक्रेसी ने, जहां पर कुछ सर्विस वाले नौकरशाह और कुछ रिटायर्ड नौकरशाह है, उन्होंने रद्दोबदर भी उसमें किया जा रहा था। अगली राजनीतिक कवायद नीतीश कुमार की किस रूप में सामने आएगी, महज 3 पॉलिटिकल स्टेप से तय होने वाला है। आप सबको पता है कि तेजस्वी यादव भी कमोबेश इस दौर में चुप हैं। राष्ट्रीय जनता दल के भीतर भी इस बात को लेकर के बहुत शिद्दत से चर्चा है कि आखिर चाचा यानी नीतीश कुमार कब आ रहे हैं। तेजस्वी यादव के चाचा हैं नीतीश कुमार, तो तेजस्वी के पीढ़ी के लोग राष्ट्रीय जनता दल के भीतर कमान संभालने या फिर आला कमान के करीब की स्थिति में वह उनके लिए नीतीश कुमार चाचा ही हैं। तो फिर चाचा और भतीजे कब फिर एक साथ हो रहे हैं, कब सर्कुलर मतलब एक अने मार्ग के बीच की दूरी खत्म हो रही है ना। अब इस बात को लेकर के कयासों का बाजार गर्म है, लेकिन इस कयासों के ऊपर एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुप्पी और बाकी चीजें असर डाल रही है, जिससे और ज्यादा बल मिल रहा है। और इन सब से आगे जो 2 और स्टेप की हम बात करने वाले हैं, उसके भीतर पहला स्टेप ये होता है कि राज्यसभा के उपचुनाव में अगर नीतीश कुमार सरयू राय को राज्यसभा भेजते हैं तो इस बात को तय मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाने की दिशा में पहला राजनीतिक कदम है। यूं ये कहे कि भारतीय जनता पार्टी को चिढ़ाने के लिए उठाया गया राजनीतिक कदम होगा। यानी अब ध्यान दीजिएगा, नीतीश कुमार राजनीति में चिढ़ाने का खेल खूब खेलते हैं। जब राष्ट्रीय जनता दल से दूरी बनानी थी उनको, तो 2-3 महीने पहले से ही तेजस्वी यादव की मौजूदगी में भी वो कई बार मंच के ऊपर उनके माता पिता के मुख्यमंत्री काल के दरमियान की याद दिलाते थे और कहते तो ये भी थे कि 2005 के पहले क्या होता था जी। आप लोग तो सब तो जानबे करते हैं, यानी सब आप जानते ही, सबको पता ही है कि क्या होता है बिहार में। तो ये तमाम सारी बातें अपनी मगही धुर वाली मगही भाषा में नीतीश कुमार अपनी कहते थे। उस समय लोगों को लगता था कि ऐसा ही क्यों बोल रहे हैं, लेकिन 2-3 महीने बाद उनको पता चल गया लोगों को कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे थे। ठीक इसी प्रकार से अगर सरयू राय राज्यसभा पहुंचते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा, ये वही सरयू राय है जिन्होंने रघुवर दास की भाजपा सरकार के खिलाफ झारखंड के भीतर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। ये वही सरयू राय हैं जो अपनी सीट बदलकर और मुख्यमंत्री के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ करके उस समय के झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास को हरा दिया था। ये वही सरयू राय हैं जिनका भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का एक अपने आप में रिकॉर्ड रहा है, और ये यही सरयू राय हैं जिन्हें नरेंद्र मोदी और अमित शाह फूटी आंख इनको नहीं सुहाते। तो सरयू राय अगर नीतीश कुमार के पार्टी से यानी जेडीयू से राज्यसभा पहुंच रहे हैं तो फिर निश्चित ही तौर पे ये भारतीय जनता पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए खलबली वाली खबर होगी, क्योंकि संसद पहुंचकर, राज्यसभा पहुंच करके सरयू राय चुप बैठेंगे। ये बात तो हर कोई जानता है कि सरयू राय की पूरी राजनीति कहाँ, बक्सर से वो आते हैं, अविभाजित बिहार झारखंड के इलाके में उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ बना लिया, साफ सुथरी छवि के नेता रहे हैं। और इन सब से आगे निकल करके अगर देखें तो एंटी करप्शन प्रोसेसर के तौर पे उनकी एक अपनी सबसे बड़ी पहचान में से एक रही है। तो फिर वो नेता यदि जदयू के भीतर आ गए और जदयू के माध्यम से राज्यसभा पहुंच रहे हैं और वो भारतीय जनता पार्टी को
पिन चुभोने वाले मुद्दों को लेकर के स्वाभाविक सी बात है कि करप्शन का मुद्दा है। सरकार लंबे वक्त तक झारखंड में भाजपा की रही है और सरकार के खिलाफ उनकी लड़ाई किसी से छिपी हुई है नहीं, तो इस सारे मुद्दे वो संसद के भीतर भी बोलेंगे। नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस बात से असहज महसूस करेंगे, स्वाभाविक है। तो पहला संकेत यही होगा कि यदि सरयू राय राज्यसभा जा रहे हैं, इसका फैसला भी अगले 2 दिनों के भीतर होने की पूरी संभावना है कि सरयू राय राज्यसभा जा रहे हैं या फिर नहीं जा रहे हैं। यदि जा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनने के पक्के संकेत मिलने लगेंगे। वहीं दूसरा सबसे बड़ा संकेत जो कि कांग्रेस पार्टी तय करने वाली है, जी हाँ, कि आखिरकार बिहार के भीतर कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। सबको पता है कि कांग्रेस कई राज्यों में अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदल रही है और बिहार के भीतर कांग्रेस के जो अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है, आज के दैनिक भास्कर में एक खबर छपी थी कि कल उन्होंने कह दिया, कल या परसों उन्होंने कह दिया था कि 2004 से 2014 के मनमोहन सिंह के यूपीए 1 और यूपीए 2 के कार्यकाल में भी बिहार की उपेक्षा हुई थी, बिहार के साथ भेदभाव हुआ था। ये संगीन आरोप कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो खुद यूपीए सरकार के भीतर मंत्री रहे हैं, मनमोहन सिंह के सरकार में तब वो राजद के भीतर थे, राजद कोटे से वो राज्य मंत्री रहे हैं। उस सरकार में जो खुद सरकार का जब हिस्सा थे, यानी अपने ही सरकार के ऊपर वो भेदभाव का आरोप अखिलेश सिंह ने लगा दिया। अब कांग्रेस पार्टी के अंदर स्वाभाविक है कि इस बात स्वीकार नहीं होगा। पहले से एक खबर चल रही कि बिहार में नया कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष लाया जाएगा। तो दूसरा सबसे बड़ा संकेत यहीं से मिलने वाला है कि बिहार में कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर किसकी ताजपोशी होती है। अगर अति पिछड़ा या महादलित समुदाय से किसी भी व्यक्ति को बिहार के कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है तो सीधा इसका मतलब है कि नीतीश कुमार के जनाधार से इस अध्यक्ष बनाया जा रहा है। जहां उनकी राजनीति है उस दायरे में कांग्रेस पार्टी सिर लगाने की कोशिश कर रही है। तो फिर ऐसे में नीतीश कुमार के कांग्रेस के साथ जाने में कहीं ना कहीं संभावना कम दी गई। लेकिन जनरल कैटेगरी से, यदि सामान्य वर्ग से अगर कांग्रेस पार्टी बिहार में अपना अध्यक्ष बनाती है, रिप्लेसमेंट करेगी अखिलेश सिंह का, प्रेमचंद मिश्रा, अवधेश झा या किसी अन्य दूसरे जनरल कैटेगरी के नेता से करते हैं, मसलन एमएलए आनंद शंकर, इस तरह के लोगों से अगर कांग्रेस पार्टी रिप्लेसमेंट की कोशिश करती है प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के रिप्लेसमेंट के लिए, तो इसका सीधा मतलब है सारे लोग नीतीश कुमार के साथ अच्छे संबंधों वाले लोग हैं। इनके नीतीश कुमार के साथ चाहे प्रेमचंद मिश्रा रहे हो या फिर मदन मोहन झा रहे हो, चाहे वो अवधेश सिंह रहे हो, खास करके प्रेमचंद मिश्रा के बारे में तो यहाँ तक कहा जाता है कि नीतीश कुमार के सरकार पर वो आरोप भी लगाते थे और उनके व्यक्तिगत संबंध नीतीश कुमार से बहुत अच्छे थे, क्योंकि सरकार की नीतियों को लेकर के स्वाभाविक सी बात है जो विपक्ष में वो आरोप लगाएगा तो सदन के भीतर हमला करेगा, व्यक्तिगत हमला कभी भी नहीं करते। मदन मोहन झा के बारे में तो कहा यह जाता है कि बतौर राजद मतलब वो एक मंत्री रहते हुए नीतीश कुमार के अंदर रहे, इकलौते ऐसे मंत्री रहे हैं उस विभाग के, खास करके नीतीश कुमार के कार्यकाल के दौरान, जो वो काजल की कोठरी से ना बिना बदनाम हुए निकल गए। तो फिर उनकी भी एक अलग बात है। सहकारी मंत्री नीतीश कुमार के सरकार में जब कांग्रेस शामिल थी, अवधेश सिंह भी थे, तो उस बात चल रही कि कांग्रेस पार्टी यदि बिहार के प्रदेश अध्यक्ष बनाने में जो 2-4 दिनों में चर्चाएं सामने आ जाएगी, कभी भी प्रदेश अध्यक्ष के नाम सामने आ जाएगी, तो उस पर नजर रखने की जरूरत है कि वो बनाती किसको। उससे बहुत बड़ा संकेत मिलेगा बिहार में कि आखिर कांग्रेस पार्टी नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के साथ लाने में, एका कराने में, टीका कराने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण संकेत, अगले एक दिन के भीतर यानी 36 से 40 घंटे के भीतर जब पटना के गांधी मैदान से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोलेंगे, ध्वजारोहण करेंगे और भाषण देंगे। आपको मालूम है कि विधानसभा सत्र के अलावा वो पिछले करीब महीने भर से कहीं कुछ कह नहीं रहे, कुछ बोल नहीं रहे। किसी समारोह में भी जा रहे हैं तो चुपचाप फीता को काट लिया, कहीं कोई मीडिया वाइट नहीं देते हैं और मीडिया फ्रेंडली माने जाते हैं। मीडिया के जो रिपोर्टर्स होते हैं वो तमाम लोग पटना के भीतर कहीं पर जाकर के 1-2 मिनट की बाइट उनके ले लेते थे, किसी समारोह में जाकर के वो स्पीच भी देते रहे। जो परंपरा है कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं तो कम से कम 10-5 मिनट की तो भाषण तो जरूरी देते हैं और उससे ज़्यादा भी देते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जा तो रहे, बोल नहीं रहे कहीं। और जब से चुप्पी है नीतीश कुमार की, तब से ये सवाल है। तो इस चुप्पी के बाद अब 15 अगस्त को तो गांधी मैदान में चुप्पी नहीं रहेगी। 15 अगस्त को तो सबको मालूम है कि नीतीश कुमार कुछ न कुछ बोलेंगे, खूब बोलेंगे। गांधी मैदान के भीतर, गांधी मैदान से ध्वजारोहण के बाद वो बोलेंगे और जब वो बोलते हैं तो नीतीश कुमार के पास
आमतौर पर जो दो चीज़ें बोलने के लिए होती है, बिहार के विकास और बिहार के लिए कितना काम किया और क्या क्या योजनाएं बना रहे हैं, उसके अलावा जो दो चीज़ें और होती है वो दोनों एक साथ नहीं पहुंचते, कोई एक बोलते हैं। अब जब नीतीश कुमार महागठबंधन के भीतर होते हैं और उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना होता है तो करप्शन, वंशवाद इनके ऊपर बहुत बोलते हैं। और जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ होते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ होते हैं और उनको बीजेपी के साथ छोड़ना होता है, उसके पहले से सांप्रदायिकता नीतीश कुमार के एजेंडे में शामिल हो जाता है कि बोलना है तो सांप्रदायिकता पे। तो ध्यान रखिए कि 15 अगस्त को अगर नीतीश कुमार ने भ्रष्टाचार और वंशवाद के ऊपर अगर कुछ बोला तो तय मान लीजिए कि अभी वो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में रुकेंगे। कितने दिन रुकेंगे वो नीतीश कुमार ही जाने, लेकिन रुकेंगे। लेकिन अगर वो 15 अगस्त को अगर बिहार की जनता को पटना के गांधी मैदान से संबोधित करेंगे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, उस पर अगर गंगा जमनी तहजीब, भारत धर्मनिरपेक्षता, तमाम सारी चीज़ों को अगर ऊपर लेकर के अगर वो आ गए, कितना काम उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए किया, कितना काम समाज के दूसरे दबे कुचले वर्गों के लिए किया और सांप्रदायिकता के ऊपर धर्मनिरपेक्षता को तहजीब देने वाली बातें अगर नीतीश कुमार पटना के गांधी मैदान से अगर 15 अगस्त को किया तो फिर भारत के गंगा जमनी तहजीब, तय मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अब उनका दिन गिने चुने बचे हैं। 3-4 संकेत जो है कि पहला तो बिहार में आखिर हो क्या रहा है, इस पर कांग्रेस पार्टी की नज़र कैसी है, कांग्रेस अपना प्रदेश अध्यक्ष किसे बनाती है। दूसरा कि आखिरकार सरयू राय राज्यसभा भेजे जाते हैं या फिर नहीं भेजे जाते हैं, जेडीयू की तरफ से कौन राज्यसभा भेजे जाते हैं। और अंतिम और तीसरा सबसे बड़ा सवाल, ये 15 अगस्त को नीतीश कुमार के भाषण में पटना के गांधी मैदान से सांप्रदायिकता के खिलाफ धर्मनिरपेक्षता को तवज्जो देने की बातें होती है या फिर भ्रष्टाचार और वंशवाद की बात होती है। इन 2-3 बातों पर नजर रखिए। कुछ 2 दिनों के भीतर भीतर पूरी उम्मीद है कि इन दोनों तीनों सवालों का जवाब बिहार वासियों के सामने होगा और इन सब सवालों के जवाब देखते ही आप बिहार के जनता दल यूनाइटेड के अगले राजनीतिक कदम के बारे में, अगले स्टेप के बारे में, क्या बिहार में विपक्ष परिवर्तन होगा या यही व्यवस्था चलती रहेगी, पगड़ी खुलवा देने से नीतीश कुमार संतुष्ट हो गए हैं, ये सारी की सारी बातें जो है बिहार के आम जनता के सामने आ जाएंगे। नीतीश कुमार की एक राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा भी रही है, 240 के करीब, 245 के करीब विपक्ष में यानी भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़े ऐसे सांसदों की संख्या जो बीजेपी के साथ जा नहीं सकते थे। उन परिस्थिति में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर नीतीश तो रखना ही पड़ेगा कि वो करते क्या है, और देखते रहिए। कुछ 2 दिनों का इंतजार कीजिए, काफ़ी सारी चीज़ें आपके सामने होगी कि बिहार के भीतर राजनीतिक खेला होगा या फिर खेला नहीं होगा। देखते रहिए। इस वीडियो में इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय